कोई फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्लासिफिकेशन कैपिटल मनी मार्केट का, मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट क्या है, उसका फीचर क्या है, कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, वहां ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, ये सब समझ आ गया था कि नहीं, हाँ या ना? सभी लोगों को ये क्लियर था कि नहीं? क्लियर था। आज हम लोग सेबी पे थोड़ा खास फोकस रखेंगे बेटा। सेबी रेगुलेटर है जो हमारे देश के शेयर बाजार को चलाने का काम करता है, ठीक है। क्या था, बहुत सारे भारत में स्कैम हुए थे, मैंने आपको पहले ही बताया है, शेयर बाजार में बड़े बड़े स्कैम हुए, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम आप सबने सुना है, सीरीज बन गई है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1992 में बहुत रिक्वायर, एक्चुअल में प्रपोजल 88 में आ गया था, 1988 में प्रपोजल आ गया था, लेकिन फाइनल टच देकर जो सेबी है ना, उसको 1992 में बनाया गया, ताकि जो शेयर बाजार है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट की जा सके। कल मैंने आपको ये पर्पस बता दिया था, सेबी को बनाने का पर्पस क्या है। तो इनको बनाने का, सेबी को इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस है वो है तीन ग्रुप्स की नीड को फुलफिल करना। जो इशुअर्स हैं, इशुअर्स मतलब जो कंपनी है, उनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना ताकि वो फंड रेज कर सके, पैसा दे सके। इन्वेस्टर्स मतलब हमारे ऐसे लोग, हम लोग को प्रोटेक्ट करना। और जो ब्रोकर्स है उनके लिए रूल्स बनाना। तो सेबी जब इस्टेब्लिश हुआ तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में यही सारी चीजें आई। आज की डेट में ये शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, मतलब जो भी रूल्स है शेयर बाजार के वो सेबी बनाता है। हम जैसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपने कहीं किसी कंपनी में पैसा लगाया या शेयर में पैसा लगाया, आपको कोई भी शिकायत है, आप सेबी के ऑनलाइन पोर्टल में जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं अपनी। हर तरह की फ्रॉड प्रैक्टिस को रोकता है सेबी। और जितने इंटरमीडियरीज हैं, बहुत सारे हैं, जैसे अंडरराइटर, ब्रोकर, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट ये रूल बनाए हैं। इस हिसाब से अब सेबी के जो फंक्शंस हैं, आप उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और यही पढ़ना है। सेबी का सबसे पहला काम है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करता है ये? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। सेबी के फंक्शन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, तो बहुत अच्छे से करो। सेबी का सबसे पहला हेड या जो फंक्शन है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। सेबी का दूसरा फंक्शन है डेवलपमेंटल फंक्शन, ये स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए काम करता है। और तीसरा फंक्शन जो सेबी का है वो रेगुलेटरी फंक्शन है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है सेबी उन कंपनियों के लिए जो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हैं, कंपनीज के लिए, साथ साथ उन इंटरमीडियरीज के लिए या मिडिलमैन्स के लिए जो शेयर बाजार में शेयर ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको ये बहुत फोकस करके समझना और ध्यान रखना होगा कि सेबी के तीन मेन फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन की। प्रोटेक्टिव फंक्शन में सेबी इंश्योर करता है कि जैसे हम लोग इन्वेस्टर है, पैसा लगाने वाले लोग हैं, हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा ना हो कि हम पूरा पैसा लगाएं और हमारा पैसा डूब जाए। हम ये बात मानते हैं कि शेयर बाजार में शेयर का रेट बढ़ता घटता रहता है, बहुत अच्छी बात है, पर सेबी अपनी तरह से पूरी पूरी कोशिश करता है कि कोई गलत प्रैक्टिस ना हो। तो इसके लिए सेबी क्या करता है, समय समय पर प्राइस रिगिंग को चेक करता रहता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर प्राइस रिगिंग क्या होती है? तो प्राइस रिगिंग का मतलब होता है किसी शेयर के रेट को बढ़ाते रहना और घटाते रहना, ठीक है। क्या होता है, जैसे शेयर एक गुड्स की तरह है, जब इस शेयर के गुड्स की डिमांड, जब इन शेयर्स की डिमांड बढ़ती है तो इनका रेट भी बढ़ता है, और जब इन शेयर्स की डिमांड घटती है इनका प्राइस भी घटता है। शेयर बाजार में जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास ऐसी चालें होती हैं जिससे कभी भी वो किसी भी शेयर का रेट एकदम बढ़ा देते हैं और कभी भी किसी शेयर का रेट एकदम गिरा देते हैं, इसे प्राइस रिगिंग बोलते हैं। तो सेबी ने क्या है, इस प्राइस रिगिंग जैसी प्रैक्टिस को बैन कर दिया है, क्योंकि इसे इन्वेस्टर को चीट किया जाता है। ऐसे चीट किया जाता है कि 2 रुपए के शेयर्स को 2000 रुपए में बेच दिया जाता है। लोग खरीद लेते हैं जब बहुत ज्यादा, तो परमानेंटली रेट को गिरा दिया जाता है जैसे 20 रुपए पे, तो लोगों का बहुत पैसा इसमें डूब जाता है। तो प्राइस रिगिंग का मतलब शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करना, ये प्रैक्टिस बहुत होती थी, इसको सेबी ने सबसे पहले रोकने का काम किया है। अब कोई ऐसा करते पकड़ाया जाता है तो उसका लाइसेंस सीधे उठा के कैंसिल कर देते हैं। दूसरा काम जो सेबी करता है वो इनसाइडर ट्रेडिंग्स को प्रोहिबिट करता है। बेटा इनसाइडर मतलब कंपनी के अंदर का पर्सन है जो कंपनी से कनेक्टेड है, जैसे कंपनी का डायरेक्टर हो गया या प्रमोटर हो गया।
इनके पास कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे शेयर्स के प्राइसेस को लेकर। ये इंफॉर्मेशन अभी जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये लोग प्रॉफिट कमाने के नाम से इस इंफॉर्मेशन को बाहर बेच देते हैं तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी को भी सेबी क्या करके रखा है, रोक के रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी कंपनी शेयर बेचने वाली है, शेयर का रेट हमने अभी ये डिसाइड किया कंपनी का 100 रुपए होना चाहिए। तो मैं क्या किया, अपने कुछ रिलेटिव्स को, रिलेटिव लोग को तो ये बात नहीं पता थी, कुछ रिश्तेदारों को पहले से बोल दिया जैसे शेयर इशू निकले सब लोग 100 रुपए में शेयर खरीद लेना खूब सारे, क्योंकि आगे जाके रेट इसका 1000 रुपए हो जाना है, खूब डिमांड बढ़ेगी। तो तुम लोग अभी से खरीद के रख लो। तो मेरे सारे रिश्तेदारों ने खरीद लिया। तो अगर मैं एडवाइस नहीं करता तो खरीद पाते क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर मैंने 900 रुपए कमाई कर दी अपने रिश्तेदारों के थ्रू। तो मैंने कंपनी के साथ तो धोखा किया ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी के अंदर का आदमी होता है, घर का भेदी लंका ढाई बोलते हैं ना, सेम वैसी सिचुएशन है। ये अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर लीक कर देता है और उसे कमाई कर देता है, कंपनी के सीक्रेट्स बाहर खोल देता है। तो सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है। अब एक बात बताओ, आपको ये प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना। प्राइस रिगिंग मतलब शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करना। इसका एक वीडियो भेजूंगा छोटा सा आज ग्रुप में, आप जरूर देखना, आपको नॉलेज होगा कि बैड प्रैक्टिसेस कैसे होती है। दूसरा, कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन को चुपचाप बाहर लीक कर देना ताकि फायदा पा सको। ये दोनों चीजों को सेबी रोकता है, इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। देन सेबी हर तरह की फ्रॉड प्रैक्टिस या अनफेयर प्रैक्टिस को रोकता है। सेबी कंपनी को अलाउ ही नहीं करता कि वो कोई झूठी जानकारी दे। पहले सेबी खुद पूरे उनके प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है, देखता है सब कुछ सच दिखा है कि नहीं, तब अलाउ करता है। तो सेबी हर तरह की फ्रॉड प्रैक्टिस को रोकता है। देन सेबी पूरी कोशिश करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आम लोग हैं, उनको भी एजुकेट किया जाए, वो लालच में पैसा ना लगाकर सोच समझ के पैसा लगाएं। जैसे टीवी पे आप म्यूचुअल फंड का ऐड देखोगे तो म्यूचुअल फंड का ऐड साफ साफ बोलता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। मतलब कोई म्यूचुअल फंड अगर आपको अगर पैसा लगाने बोले अपने पास, तो सेबी ने बोला है कि पहले आप अच्छे से पढ़ लो। तो ये उनका एजुकेट करने का जरिए है। देन सेबी क्या करता है, फेयर प्रैक्टिसेस, अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है मार्केट में। ठीक है, इसके लिए सेबी समय समय पर गाइडलाइंस निकालता है। गाइडलाइंस मतलब सेट ऑफ रूल्स निकालता है। इन रूल्स को हर कंपनियों को फॉलो करना होता है, उसको बदल भी नहीं सकते। फिर जैसे अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गड़बड़ हुई, सेबी तुरंत इन्वेस्टिगेशन बिठा देता है। ऐसे करके वो हम लोगों को, आम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन अलग से 6 नंबर का आ जाएगा। तो पता होना चाहिए क्या है तुम लोग को, सबसे पहले प्राइस रिगिंग को रोकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, हर तरह की फ्रॉड या अनफेयर प्रैक्टिस को रोकता है। ये इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन है। आई होप आपको समझ आए होंगे। दूसरा फंक्शन सेबी का है डेवलपमेंटल फंक्शन। इस फंक्शन में सेबी क्या करता है, चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस ग्रो करे। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो इंटरमीडियरीज होते हैं, मतलब जो ब्रोकर लोग होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। जितना एफिशिएंट ब्रोकर होगा बाजार उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, अलग अलग तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है, जैसे इंटरनेट ट्रेडिंग अब अलाउ कर दी गई है। ठीक है, अंडर राइटिंग को ऑप्शनल कर दिया गया। अंडर राइटिंग का मतलब एक तरह का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है कि मान लो शेयर नहीं बिके तो एक एजेंसी अंडर राइटर वो शेयर खरीद लेती है। तो अब ऑप्शनल कर दिया गया, रखना है तो रखो वरना मत रखो। उसके बाद अब आप प्राइमरी मार्केट से नए शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं, अलाउ कर दिया गया है। पहले बहुत फॉर्मेलिटी थी, मतलब फॉर्मेलिटी कम कर दी गई है। तो एक बार फिर से सुन लो, सबसे पहला इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसमें ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है प्राइस रिगिंग को रोककर, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी घटनाओं को रोककर, फ्रॉड प्रैक्टिसेस को रोककर। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर को एजुकेट भी कर रहा है, हर तरह के कोड ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। डेवलपमेंटल फंक्शन ये है कि ब्रोकर को बराबर ट्रेन करता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया शेयर बाजार को, इंटरनेट ट्रेडिंग अलाउ कर दिया। अंडर राइटिंग कराने में बहुत खर्चा आता था, एक तरह का इंश्योरेंस था, अब नहीं कराना है। आप आईपीओ ला सकते हो शेयर बाजार से बहुत आसानी से, इस पे कोई रोक नहीं है। ये सब सेबी ने किया है किस फंक्शन में, डेवलपमेंटल में। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग को प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल समझ आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं। प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल समझ आया कि नहीं, कोई पॉइंट रिपीट करना है कि क्लियर हो गया, कोई पॉइंट रिपीट करूं कि क्लियर हो गया, ये बोलो। प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल दोनों फंक्शन क्लियर हैं कि नहीं है सब लोग। तीसरा फंक्शन रेगुलेटरी फंक्शन होता है। रेगुलेटरी फंक्शन वो होता है जहाँ पे सेबी, क्योंकि एक रेगुलेटर है, तो पूरे शेयर बाजार के बिजनेस को सेबी ही रेगुलेट करता है, चलाता है। तो शेयर बाजार को ढंग से चलाने के लिए सेबी ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं।
कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं। तो जितने शेयर बाजार के मिडिलमैन मतलब इंटरमीडियरी जैसे मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, आप सिर्फ ब्रोकर का मतलब समझो ना जो शेयर बाजार में खरीदी बिक्री कराए। मर्चेंट बैंकर और अंडरराइटर में डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। तो आप बस ये समझ लो ये बहुत सारे लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं। सेबी ने इनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स, रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं। ठीक है, देन जितने भी इंटरमीडियरीज हैं सब सेबी रेगुलेशन में आते हैं। सेबी रेगुलेशन में आने का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी इंटरमीडियरी या मिडिलमैन जैसे ब्रोकर शेयर बाजार में काम करेगा उसको सेबी के नियम मानने ही पड़ेंगे। देन सेबी ने रजिस्ट्रेशन का रूल ला दिया है कि अगर तुम्हें स्टॉक ब्रोकर के रूप में या सब ब्रोकर के रूप में या मर्चेंट बैंकर के फॉर्म में काम करना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं करा सकते। वैसे जितनी म्यूचुअल फंड एजेंसीज है जो लोगों का पैसा गैदर करके अलग अलग स्कीम्स में लगाती है उनका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहे, कब्जा करना चाहे तो सेबी के रूल्स के हिसाब से ही होगा। और इवन जो शेयर बाजार है जहाँ पूरा व्यापार हो रहा है सेबी वहां पे इंक्वायरी बिठा सकता है, अलग अलग तरह का ऑडिट कराता है, अलग अलग तरह की इंक्वायरीज कराता है। तुम बताओ तुमको ये समझ आ गया कि नहीं आया? 3 फंक्शन, डेवलपमेंटल, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, ये तीनों समझ आ गया कि कोई पॉइंट रिपीट करूं? आप ये बताओ, क्लियर है? तो मेन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो मैं तुमको बताना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट दे लेके रखना, ये शायद तुमको एग्जाम में पूछ दे तो ये टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में तुम याद रखो। सबसे पहला टर्म मैं जो आपको सिखा रहा हूँ क्लास में वो है इंडेक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स क्या होते हैं यहाँ पे मतलब भी लिख रहा हूँ और आपको कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, तो आप साथ साथ या तो स्क्रीनशॉट दे देना है, नोटिंग कर देना। इंडेक्स आर द परफॉर्मेंस indicators which measures the performance of top companies registered in stock exchange। इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बोलते हैं जो उन टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर करती है जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच रही होती है। तो ये इंडेक्स दो हम मेनली पढ़ते हैं। एक इंडेक्स क्या जाता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, ये जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ऑफ टॉप 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टॉप 30 कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारे देश में दो ही बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे इंडेक्स हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है उनको सेंसेक्स है, सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसमें 30 कंपनियां आती हैं जो उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप परफॉर्मर होती हैं। तो आपसे कल को कोई पूछ दिया सेंसेक्स क्या होता है तो आप बोलोगे हमारे देश में एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां की टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनी जो होती है, 30 परफॉर्मिंग कंपनी परफॉर्म कैसे करेंगी, शेयर ज्यादा बिकेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस है ना, तो उनको हम सेंसेक्स बोलते हैं। सब लोग को सेंसेक्स क्या है समझ आ गया कि नहीं? हाँ या ना? सेंसेक्स समझ आ गया कि नहीं? सेंसेक्स एक इंडिकेटर है। क्या होता है देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 20-25 हजार कंपनियां रजिस्टर्ड है। अब हमको हर कंपनी का तो नॉलेज हो नहीं सकता, तो ये लोग अपने टॉप परफॉर्मर्स, टॉपर्स की लिस्ट बनाते हैं। ये रोज बनती है। ये टॉपर की लिस्ट जो होती है वो सेंसेक्स कह जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये 30 कंपनीज का ग्रुप होता है, इसमें कंपनी आती जाती रहती है। आज दिन भर में जो बिजनेस चलेगा उसमें जो टॉप परफॉर्मर होंगे वो इस 30 में आ जाएंगे, टॉप 30 में आ जाएंगे। तो जो इनका सुपर 30 होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो सेंसेक्स कह जाता है। सिमिलरली जब आप निफ्टी की बात करते हैं
तो निफ्टी इज परफॉर्मेंस इंडिकेटर of National Stock Exchange. Performance indicator of National Stock Exchange containing top 50 companies. Nifty 50 ऐसे याद रखना, निफ्टी 50। जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसमें 50 कंपनियों का टॉपर ग्रुप होता है जो ये बताती है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस है स्टॉक एक्सचेंज की, और ये 50 कंपनियां निफ्टी किया जाती हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी दो परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये ट्रैक करते हैं कि शेयर बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बोलोगे तो जो इनका टॉप इंडिकेटर है वो सेंसेक्स कहलाता है, ये 30 कंपनियों से बनता है। और अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप बोलोगे तो यहाँ पे 50 कंपनियों का ग्रुप है जिसको निफ्टी बोलते हैं। अब तुम बताओ, तुमको सेंसेक्स और निफ्टी समझ आया कि नहीं आया? हाँ यार, तुमको सेंसेक्स और निफ्टी समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आपकी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट है, 50-60 स्टूडेंट है, जो टॉप करेंगे उन्हीं का नाम तो शो करेंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है पूरी क्लास का। वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स है, 30 कंपनियों से बनता है, और निफ्टी जो है वो 50 कंपनियों के टॉपर्स होते हैं। ये फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट दे दो, इसका स्क्रीनशॉट दे दो आप लोग। सेंसेक्स और निफ्टी समझ आ गया कि नहीं बता दो भाई मेरे को, क्लियर है कि नहीं? स्क्रीनशॉट दे दिए हो तो अच्छा काम करे होगे। अब जैसे सेंसेक्स निफ्टी आपको समझ आ गया, तो अगला जो आपको टर्म पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो है डिपॉजिटरी का। ठीक है, डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी आर ऑर्गेनाइजेशन which enables investor to deal in securities electronically by opening an account called डीमैट अकाउंट। जैसे आप अपने पैसों को कहाँ रखवाते हैं? ले जाकर बैंक में रखवाते हैं, तो बैंक में आपका सेविंग अकाउंट खुल जाता है या करेंट अकाउंट, आप उसमें अपना पैसा डाल देते हो। सिमिलरली डिपॉजिटरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर्स में डील करती है। आप डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसे डीमैट अकाउंट बोला जाता है। डीमैट का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड। क्या होता था बच्चों, लॉजिक के साथ सीख लो। पहले क्या होता था, जैसे आदित्य है, वो किसी कंपनी में गया, उसने कंपनी में शेयर्स खरीदे, कंपनी को पैसा दे दिया, तो क्या सबूत है कि इसने शेयर खरीदे? तो उसको सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता था कि तुमने इतने शेयर्स कंपनी में खरीदे हैं। पर ये बहुत कंजट काम था, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शेयर खरीदे जाए तो पेपर वर्क बहुत बढ़ता था, बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए जाते थे। जो आजकल ये फैसिलिटी दे दी गई है कि हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, शेयर खरीदने से पहले जाके आप अकाउंट खुलवा दो, डीमैट अकाउंट खुलवा दो। आप जब शेयर खरीदोगे तो जितने भी शेयर आपने खरीदे हैं वो आपके अकाउंट में दिखते रहेंगे। जैसे पहले अगर आदित्य शेयर खरीदता तो उसको 100 शेयर का सर्टिफिकेट मिलता, लेकिन अब उसका ऑनलाइन अकाउंट खुल रहा है डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, अब ये 100 शेयर उसके अकाउंट में दिखेंगे। तो अब काम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है, तो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन आपका डीमैट अकाउंट खोलती है, इसमें शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाते हैं। जितने शेयर बेचना है बेचो, जितना रखना है रखो, आपकी चॉइस है। अभी 2 डिपॉजिटरी भारत में काम कर रहे हैं, एक का नाम है एनएसडीएल, जिसका फुल फॉर्म कल मैंने आपको बताया था, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 2 ऑर्गेनाइज, जैसे बैंक तो बहुत सारे हैं ना देश में,
डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन यही दो हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल। फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो याद रखना। अब इनका वे ऑफ वर्किंग बता दे रहा हूँ क्या होता है, ताकि तुम लोग को एकदम अच्छे से पता रहे, और ये भी एग्जाम क्वेश्चन है तो आता है। जैसे डिपॉजिटरी है, ये बैंक की तरह काम करता है, अकाउंट खोलता है, पर ये आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता बच्चों, याद रखना, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता। इनके एजेंट्स होते हैं बीच में, इन एजेंट्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, शॉर्ट में डीपी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके एजेंट हैं? ये डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट है, मतलब या तो एनएसडीएल के होंगे या तो सीडीएसएल के होंगे, ये उनके एजेंट हैं। ये जनरल पब्लिक का जाके खोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो आपको भी अगर डीमैट अकाउंट कभी खुलवाना हो तो आप ये याद रखना कि आप सीधे डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं करोगे, आपका कांटेक्ट जो होगा वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से होगा। तो जब आप इनके पास जाके अपना अकाउंट खुलवाओगे तो आपको एक क्लाइंट आईडी दे देंगे, जिसमें एक लंबा सा आपका अकाउंट नंबर होगा जैसे बैंक में होता है, और आपको कहा जाएगा बेनिफिशियल ओनर। आप आगे से कह जाओगे बेनिफिशियल ओनर। तो जैसे आज रक्षिता अपना जाके डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहती है शेयर खरीदने के लिए, तो डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकती, कांटेक्ट नहीं कर सकती, उसका कांटेक्ट होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। ये पूरे देश भर में फैले हुए हैं, ये एजेंट है डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के। ये लोग आपका क्या है, अकाउंट खोल देंगे। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, और आप उस अकाउंट के ओनर हो तो आपका नाम होगा बेनिफिशियल ओनर। अब आप बताओ, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? आपसे अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि हु आर द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, तो आप बता पाओगे कि नहीं? डिपॉजिटरी के एजेंट कौन होते हैं अगर पूछेगा तो बता पाओगे कि नहीं? डीपी होते हैं। और जिस पर्सन का अकाउंट खुलता है हमेशा याद रखना उस पर्सन को क्या बोला जाता है, बेनिफिशियल ओनर। आज ईशा, ईशिता, मानवी कोई भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कॉन्टेक्ट करेंगे, और इन लोग को हम लोग बेनिफिशियल ओनर कहेंगे। अब तुम बताओ, तुमको डिपॉजिटरी क्या है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। हाँ या सिर्फ आदित्य को है क्या, बाकी लोग को नहीं आई है? आ गई है। तो अब जाके बेटा आपका ये चैप्टर क्लोज होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। सारे लेक्चर भी रिकॉर्ड भी हो गए हैं, और ये मैंने सारा समझा भी दिया है। आपको जैसे कोई तकलीफ या डाउट आए तो आप मेरे से पूछना कि सर ये चीज ना हमको नहीं समझ आई, या फिर समझा दो। वैसे मैं मान के चलता हूँ कि अगर एक बार आप वीडियो भी देख लोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, और आपको तकलीफ नहीं जाएगी। क्या आपको ये क्लियर है, हाँ या ना? हाँ, वो सारा आज मैं एक साथ अपलोड करूंगा ना। आज लेक्चर खत्म कर दिया, ये फाइनेंशियल मार्केट आज खत्म कर दिया हूँ, तो कल इसका मैं पूरा लेक्चर अपलोड करके आप लोग को भेज दूंगा। आप उसको आराम से देख लीजिए और एकदम अच्छे से कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? कल सुनो बात को मेरी, कल की क्लास में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चालू करवा दे रहा हूँ। ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद आपका बीएसटी बिजनेस स्टडीज क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज कंप्लीट है। आपको पार्ट बी मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूनम गांधी से ही पढ़ना है। उसकी एक एक लाइन पढ़ डालना, एक लाइन भी नहीं छोड़ना है आपको। मैंने पूरी पूनम गांधी आपको पढ़ाई है, आप भी पूरा पढ़ोगे इसको, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। कल से हम लोग चालू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोग करिए, अच्छे से पढ़िए, यही है आज करने का हम लोग, ठीक है? चलो बाय बाय।